जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान गंगा स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम और अध्यापन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अध्याय 9 अधिगम और अध्यापन। दोस्तों, यह जो टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जी आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो भी दिसंबर में होने वाली हैं एवं जो वर्ग 3 परीक्षा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो टॉपिक आने वाले हैं उनमें आपको ज़रूर काम आएंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और जुड़ जाइएगा हमसे। देखिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा अध्याय है अधिगम और अध्यापन। दोस्तों, हम इसमें सीखेंगे कि जो बालक है, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होती हैं। दोस्तों, इसके विषय में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बालक का सोचना या चिंतन। बालक कैसे सोचते हैं इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बालक का सोचना या चिंतन। चिंतन का अर्थ है एवं परिभाषा। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। चिंतन की प्रक्रिया में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, पूर्व अधिगम स्मृति आदि सम्मिलित रहती हैं। दोस्तों, इसमें कुछ परिभाषाएं दी हैं। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। बैलेंटाइन के अनुसार चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करना उचित होता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रभावित होते हैं। कुछ चिंतन की विशेषताएं हैं, यहाँ पर देखते हैं। चिंतन की विशेषताएं, नंबर 1 है चिंतन की प्रक्रिया किसी समस्या, कठिनाई या बाधा के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति इन समस्याओं के उपाय सोचता है, फिर इन उपायों का प्रयोग कर समस्या का समाधान करता है। चिंतन की प्रक्रिया स्थूल से अमूर्त की ओर तथा सरल से सरल के जटिल की ओर कठिन की ओर होती है। चिंतन की प्रक्रिया में संकेतों, भाषा, प्रतिमाओं, विचारों, संप्रतियों तथा अमूर्त संबंधों आदि का विशेष योगदान रहता है। चिंतन सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। चिंतन में व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। चिंतन प्रक्रिया वातावरण के साथ अंतःक्रिया का संज्ञानात्मक पक्ष है। चिंतन प्रक्रिया व्यक्ति के व्यवहार के सभी पक्षों यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक से किसी न किसी रूप से संबंधित होती है। आगे है चिंतन की प्रतिक्रिया या चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन की प्रक्रिया निम्न सोपानों के अंतर्गत संपन्न होती है, जैसे कि लक्ष्य की ओर उन्मुख होना या लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना। आगे पूर्व अनुभवों का स्मरण करना, पूर्व अनुभवों को वर्तमान समस्या से संयोजित करना या समस्या की सार्थकता देखना। चिंतन के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, तो चिंतन की जो प्रकार हैं, चिंतन है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, परावर्तित चिंतन, निर्देशित चिंतन और अनिर्देशित चिंतन। ये चिंतन के प्रकार हो जाएंगे। देखिए, प्रत्यक्षात्मक चिंतन में क्या होता है कि इस चिंतन को मूर्त चिंतन भी कहते हैं। यह चिंतन पूर्व अवलोकित या प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित घटना पर आधारित होती है। यह निम्न प्रकार का चिंतन होता है, जैसे कल्पनात्मक चिंतन, इसे सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इस प्रकार के चिंतन का आधार मानसिक प्रतिमाएं होती हैं। इस प्रकार के चिंतन में कोई वस्तु या परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होती है। प्रत्यात्मक चिंतन, इस चिंतन को अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। इस प्रकार के चिंतन में पूर्व निर्मित संप्रतियों के आधार पर प्राणी चिंतन करता है। यह चिंतन का सर्वोच्च रूप है। इस प्रकार के चिंतन में सामान्यीकृत
विचार, भाषा, प्रतीक तथा संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तार्किक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति क्रमबद्ध रूप से चिंतन करता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। परावर्तित चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में पूर्व अनुभवों का पुनर्गठन करके किसी समस्या के समाधान की नूतन विधि को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशित चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होकर चिंतन करता है। आगे है अनिर्देशित चिंतन। इस प्रकार का चिंतन उद्देश्यहीन होता है। इस प्रकार के चिंतन में दिवा, स्वप्न, कल्पना की उड़ान जैसे चिंतन को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त चिंतन को अन्य प्रकारों में भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि यथार्थवादी चिंतन है। इस प्रकार के चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है और उसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करता है। यथार्थवादी चिंतन को भी 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे अभिसारी चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान में अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए चिंतन करता है। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति कुछ नए तथ्यों एवं विचारों को सृजन करते हुए चिंतन करता है। आलोचनात्मक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, विषय वस्तु तथा तथ्यों को स्वीकार करने से पहले इनके गुणों और दोषों के बारे में चिंतन करता है तथा आलोचनात्मक विचार मंथन द्वारा इनको परखता है। अगला है स्वली चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों से अपनी आवश्यकता एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। यहाँ पर चिंतन की जो सामग्री बताई गई है, जैसे कि पदार्थ, प्रतिभा, प्रतिमा, संप्रत्यय, संकेत तथा प्रतीक। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो बालक है, बालक किस प्रकार सीखती हैं। जी संविदा वर्ग 3 जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, पात्रता परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको टॉपिक है बालक किस प्रकार सीखती हैं। बालक कई प्रकार की विधियों द्वारा सीखते हैं। प्रारंभ में अनुकरण द्वारा सीखती हैं, फिर क्रिया द्वारा सीखते हैं और इस प्रकार उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके सोचने व सीखने के तरीकों में भी परिवर्तन होता जाता है। इस प्रकार बालक द्वारा सीखने की निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अनुकरण द्वारा सीखना। जन्म के बाद से ही बालक अपने माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन करता है और उन व्यवहारों को अपने व्यवहार में अनुकरण करता है। क्रिया द्वारा बालक जिस कार्य को स्वयं करती हैं उसे वह जल्दी सीखती हैं। कारण है कि उसे करने में भी उसके उद्देश्य का निर्माण करती हैं, उसको करने की योजना बनाती हैं और योजना को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार सीखने में सक्रिय सहभागिता करते हैं और सीखते हैं। निरीक्षण द्वारा सीखना। बालक कुछ व्यवहारों या कार्यों को निरीक्षण द्वारा सीखते हैं। निरीक्षण का अर्थ है किसी वस्तु या कार्य को भली भांति समझना। इस प्रकार वे कार्यों या व्यवहारों को भली भांति समझकर सीखते हैं। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। बालक बहुत से कार्य व्यवहार अपने समूह द्वारा सीखते हैं। वे अपने मित्र मंडली या विद्यालय में कराए जा रहे सामूहिक कार्यों जैसे वाद विवाद, विचार गोष्ठी, परियोजना कार्य आदि के द्वारा सामाजिक कौशल, संप्रेषण कौशल, नैतिकता आदि सीखते हैं। परीक्षण द्वारा सीखना। बालक चंचल स्वभाव के होते हैं। वे तरह तरह के प्रयोग करती हैं, जैसे खिलौनों को तोड़कर उसके अंदर की चीज़ों को देखना, विद्यालय के प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को करना आदि। इस प्रकार वे परीक्षण और प्रयोगों द्वारा कुछ न कुछ सीखती रहती है। इसी प्रकार अन्य क्रियाकलापों के द्वारा बालक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सीखने के रचनावादी सिद्धांत का भी यही मानना है कि बच्चे ज्ञान का स्वयं निर्माण होते हैं। वे अपने अनुभवों को सीखते हैं। वे
किसी बाह्य दबावों या उद्दीपकों के प्रभाव की अपेक्षा आंतरिक प्रेरणा के द्वारा सीखते हैं। आगे है बच्चे विद्यालयी उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं। देखिए तो विद्यालय औपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। विद्यालय में बच्चों को पूर्व नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करनी होती है। यह शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता से युक्त सभी छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, मनोवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, बुद्धि आदि के अनुरूप न होने के कारण उनका समुचित विकास नहीं कर पाती है, जिससे छात्र विद्यालयी प्रदर्शन में असफल होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप अपव्यय एवं अवरोधन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चों के विद्यालयी उपलब्धि में असफलता के अन्य कई कारण हो सकते हैं जो निम्न हैं। जैसे विद्यालय का वातावरण विद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक, स्नेहपूर्ण, भयमुक्त तथा सृजनात्मक होना चाहिए, जहां बच्चे अपने विचारों, भावनाओं, प्रश्नों आदि को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकें। यदि विद्यालय का वातावरण सत्तात्मक है और दोष युक्त होता है तो विद्यार्थियों का प्रदर्शन गिरता जाता है। पारिवारिक वातावरण बच्चों के सफलता या असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि परिवार में झगड़ा, विखंडन, निम्न आर्थिक स्थिति आदि अवगुण विद्यमान होते हैं तो बच्चों का विकास सही से नहीं हो पाता है और भी असफल हो जाते हैं। अभ्यास की कमी सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बच्चे सीखी गई बातों को अभ्यास में नहीं लाते हैं तो वे उसे भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। रुचि एवं जिज्ञासा की कमी कक्षा शिक्षण में जब बच्चे रुचि नहीं लेते हैं तो वे ध्यान से अधिगम नहीं करते हैं। परिणाम होता है कि वे असफल होने लगते हैं। साथ ही यदि शिक्षण विधि उबाऊ और नीरस होती है तथा बच्चों में रुचि और जिज्ञासा नहीं उत्पन्न कर पाती है तब भी बच्चे असफल होते हैं। 5वां है स्वास्थ्य भी बच्चों की असफलता में एक प्रमुख कारण होता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं होता है तो बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि नहीं लेते हैं। परिणाम स्वरूप ये विद्यालय के प्रदर्शन में असफल होती हैं। बौद्धिक योग्यताएं बच्चों को जो बातें कक्षा शिक्षक में दिखाई जा रही हैं वे उनकी बौद्धिक योग्यता के अनुरूप नहीं होने पर बच्चे नहीं सीख पाते हैं। परिणाम स्वरूप वे कक्षा प्रदर्शन में असफल होती है। तत्परता की कमी यदि बच्चे कक्षा में सिखाई जा रही बातों को सीखने के लिए प्रति तत्पर नहीं रहते हैं तो वे ठीक प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। परिणाम स्वरूप विद्यालय प्रदर्शन में असफल हो जाते हैं। कक्षा कक्ष परिवेश कक्षा कक्ष का ऐसा परिवेश जो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वही परिवेश छात्रों के अधिगम में सहायक होता है। कक्षा कक्ष का अनुपयुक्त परिवेश भी बच्चों के कमज़ोर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षण प्रक्रिया एवं युक्तियाँ अनुपयुक्त प्रभावहीन शिक्षण विधियों के प्रयोग से छात्रों की उपलब्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। फलतः वे विद्यालयी प्रदर्शन में असफल होते हैं और उनकी उपलब्धि का स्तर गिरता जाता है। बच्चों की कमजोरियों, कठिनाइयों एवं समस्याओं का समुचित निवारण न होना विद्यालय शिक्षण अधिगम में यह आवश्यक है कि बच्चों की कमजोरियों, कठिनाइयों एवं समस्याओं का समुचित निदान एवं उपचार किया जाए। इसके अभाव में बच्चों की सफलता, उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। उचित प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अभाव उचित प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के अभाव में भी बच्चे विद्यालयीन प्रदर्शन में असफल होते हैं। अतः आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा समय समय पर उनको अधिगम के लिए प्रेरित करें तथा सही दिशा में मार्गदर्शन करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।